हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, मैं फिजिक्स का डीपीपी करा रहा था और डीपीपी नंबर 4 तक करा चुका था और इसका नोट्स भी टेलीग्राम पर मैं डाल दिया हूँ। आप जाकर के ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उससे जाकर के आप ये इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, नाभिकीय विखंडन क्या है? हम ना पिछले वीडियो में नाभिकीय संयोलन बताया था। आज नाभिकीय विखंडन बता रहा हूँ। मतलब नाभिकीय संयोलन उसको बोलते हैं, अगर आपस में 2 हल्के-हल्के अगर परमाणु मिल करके बड़े परमाणु का निर्माण करता है, उसको हम संयोलन बोलते हैं, नाभिकीय संयोलन। और विखंडन क्या होता है कि जब टूट कर 2 छोटे-छोटे में बनता है, उसको हम विखंडन बोलते हैं। कहते हैं नाभिकीय विखंडन क्या है? कहते हैं नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रम है जिसमें या यूरेनियम 235 जैसी भारी परमाणु अस्थायी नाभिक टूटकर मध्यम भार वाले 2 नाभिक बना देता है तथा ऊर्जा की अति विशाल मात्रा उत्पन्न करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। मतलब 2 हल्के-हल्के नाभिक टूटकर 2 बड़े नाभिक अगर टूटकर 2 छोटे-छोटे नाभिक में बन जाता है, नाभिक में, उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। मतलब ऐसा एक बड़ा क्या यूरेनियम का होता है ना टुकड़ा, वो अगर टूट के छोटे-छोटे नाभिक में बन जाता है ना, उसको हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ऐसा समझ लो कि एक बड़े परमाणु अगर टूट कर छोटे-छोटे में अगर विभक्त हो जाए, टूट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं उसको। टूटने को ही नाभिकीय विखंडन, ठीक है? अब क्या बात है, क्या क्या जीवाश्म ईंधन नवीनीकरण है? कारण है। देखो नवीनीकरण क्या होता है? ऐसा ऊर्जा जिसको कि हम बार-बार यूज़ कर सकें, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है? ज़िंदगी में जब तक हम लोग ज़िंदा रहेंगे तब तक ये रहेगा, क्योंकि मैं बता दूँ कि ना सूरज खत्म होगी, ना सौर ऊर्जा खत्म होगी। जैसे कोयला ले लो, कोयला खत्म भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेट्रोलियम खत्म हो सकता है। ये अनवीनीकरण है और नवीनीकरण उसको बोलते हैं जो कभी खत्म ना हो, उसको पुनः हम उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे पानी है, यमुना नदी में बहा देता है इतना कूड़ा-करकट और फिर से उससे रिसाइकिल करके हम लोग पानी यूज़ कर लेते हैं। कभी वो खत्म नहीं होगा। उसी प्रकार से क्या बोलता है, जीवाश्म ईंधन नवीनीकरण है? क्या हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं? तो देखो, कैसे हो सकता है? कहता है नहीं, जीवाश्म ईंधन नवीनीकरण नहीं है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना? कि यह ईंधन करोड़ों साल बाद में बनता है। हम लोग मर जाएँगे, उसके बाद बनेगा तो कोई फ़ायदा हो क्या हम लोगों के लिए? हम लोग दुनिया से निकल जाएँगे तब बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अनवीनीकरण है। सौर ऊर्जा को कितना यूज़ करो, क्योंकि वो नवीनीकरण है। ना सूर्य खत्म होगा, ना उसका ऊर्जा खत्म होगा। अब चलते हैं दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मानव नेत्र का मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है, तो वह दोष युक्त नेत्र कहलाते हैं। समझ गया? मतलब वो दृष्टि दोष युक्त नेत्र कहलाते हैं और या दोष युक्त नेत्र कहलाते हैं और दोष युक्त आँख से देखने की क्रिया को ही दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब उसको दिखाई नहीं देता है, ना दूर वाला वस्तु, ना नज़दीक वाला वस्तु, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दोष युक्त आँख। अगर उसी आँख से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो उसी आँख को हम बोलते हैं, उसी आँख से देखने की क्रिया को बोलते हैं दृष्टि दोष, ठीक है ना? ये 3 प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ठीक है? ये हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष पिछले वीडियो में हम वर्णन किए हैं, ठीक है ना? अब बात करते हैं, याद रखना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब बोलता है विद्युतीय विभव की परिभाषा दें और उसके एसआई मात्रक को लिखें। कहते हैं इकाई धन आवेश अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस पर का विद्युतीय विभव कहते हैं। देखो, अगर कोई भी इकाई धन आवेश है, कोई भी इकाई धन चार्ज है, अगर उसको अनंत से लाएँगे और किसी बिंदु पर लाएँगे, तो वहाँ से जो अनंत से लाएँगे किसी बिंदु पर, तो उसको लाने में तो कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ तो ऊर्जा लगाना पड़ेगा। उसी ऊर्जा की मात्रा को विद्युतीय विभव कहते हैं, ठीक है ना? इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। याद रखना क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, ठीक है? वोल्ट होता है इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 5 है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। ये है ना, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। चलो देखो, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। कहता है इस धारा का परिमाण दिशा समय के साथ स्थिर रहता है। देखो, अगर दिष्ट धारा की बात बोला जाए तो इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता नहीं है, इसका बदलता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में अधिक ऊर्जा खर्चा होता है, इसमें बहुत कम खर्चा होता है। ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा को विभवांतर को घटाना या बढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन इसको घटाना बढ़ाना संभव है। तो इस धारा की सहायता से संचालक सेल में चार्ज किया जा सकता है, लेकिन इसमें से क्या नहीं जा सकता।
कहता है यह कम वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा, ये जो लाइट आती है हमारे घर तक 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, ये हुआ प्रत्यावर्ती, और ये डिस्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट का मतलब ये बैटरी से जो निकलता है, ठीक है ना, उसको हम डिस्ट धारा कहते हैं। देखो यही सब क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था, ठीक है ना, और आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझो। अब अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे हैं। इसका उपयोग हजामती के यहाँ दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, मतलब कि अगर नाई के यहाँ जाओगे ना, तो वहाँ पर अवतल दर्पण ही लगा रहता है। और इसका उपयोग सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए किया जाता है, याद रखना। इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है, और भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है ना। 2 टो दिया देने बोला है तो 2 टो दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? कहते हैं ओम के नियम को लिखा, ओम के नियम को लिखा। कहते हैं अचर ताप के किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, याद ना। अचर ताप पर मतलब कि चार ताप जो ना बदलता नहीं है, अगर उस बीच में जो 2 बिंदुओं के बीच में जो धारा प्रवाहित होता है ना, उसके विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार देखो V प्रोपोर्शनल I, जहां क्या है, ताप अचर है, R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, V इक्वल टू IR। एकदम बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया है, बहुत गजब, मैं बता नहीं सकता, बहुत मस्त है। इसको याद कर लो, फ्रेश से जाके लिख दो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में भी पूछा है। अब 2022 में ये भी पूछा है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप मतलब लाल प्रतीत क्यों होता है? अब देखो, देखा होगा सूर्य के उगते भी समय और डूबते भी समय सूर्य बहुत लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों? देखो क्या है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज के समीप रहता है, मतलब सीधा आंख के सामने रहता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाला प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करना पड़ता है, मतलब बहुत दूर हो जाता है सूर्य। क्षैतिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा परिकीर्णन हो जाता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। इसकी इसीलिए इसका प्रकाश का परिकर्षण सबसे कम होता है, मतलब बिखरता कम है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका परिकीर्णन कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका परिकीर्णन ज्यादा होगा। तो लाल वाले का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, इसीलिए इसका परिकीर्णन मतलब बिखराव बहुत कम होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसीलिए इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप मतलब लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। ये बात रही। तो ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो गया। शायद कि ये वीडियो मैं इस वीडियो के बाद मतलब इस पीडीएफ को मैं इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा। अगर चाहो तो आप टेलीग्राम पर जाकर के अपलोड मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शायद हम बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा या आया हो, लाइट चली गई, सॉरी, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।